हम्म, नमस्कार दोस्तों, कर्मशाला में आपका स्वागत है। ये सी सेट की पैसेज के लिए सेकंड वीडियो है मेरी। और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं पर डे 2 पैसेज आपको 9 बजे, रात को 9 बजे पर डे 2 पैसेज आपको करा करूँगा, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बन जाए, सी सेट का एक प्रॉपर टाइम बन जाए। इसी बहाने अगर आप पर डे ये क्लास करेंगे तो आप पैसेज करना सीख जाएंगे। और 25 पैसेज आते हैं तो 25 में से लगभग 20-21 के आसपास आप सही करना सीख जाएंगे, जो आपका स्कोर काफ़ी सुधारेगा। 27 क्वेश्चन सही करने, लगभग 20 तो मान के चलिए, यहाँ से 19-20 यहाँ से आ जाएंगे, बाकी का रीजनिंग मैथ। मगर आपको ये क्लास डेली करनी पड़ेगी। डेली यही करेंगे तो और कोई भी सोर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से ऑलमोस्ट लगभग 100 पैसेज के आसपास आपकी क्लासेस करा दूंगा। डेली 2 कराऊंगा तो काफ़ी पैसेज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल 5 मिनट की वीडियो रहा करेगी अपनी, 5 से 10 मिनट की, उससे ज़्यादा की वीडियो नहीं रखूँगा मैं। ओके, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा, लाइक वाइक करना। कंटेंट अच्छा हो तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, वैसे हर बात पे लाइक करें। शेयर भी करना, कोई अगर इससे संबंधित देखना चाहे तो उसको शेयर भी कर सकते हो। अब पढ़ते हैं पैसेज। आज मैं पैसेज बोल के पढ़ूँगा, कल मैंने शांत होकर पढ़े था तो ऐसा लग रहा था कि शांत हो गए, तो कुछ लोगों ने बोला कि बोल के पढ़िए। ठीक है, आप भी पढ़िएगा मन ही मन में, चाहे तो वॉल्यूम कम कर लेना आपको अगर डिस्टर्ब हो तो। स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थीं, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययिता बरतने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। ये अंडरलाइन करो, सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। राजकोषीय समर्थन के बिना, सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखिए, राजकोषीय समर्थन के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति हो जाती हैं, न कि मुद्रा अपस्फीति कारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को बढ़ाती ऋण चुकौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मौद्रिक अनियंत्रित मॉनिटरिंग अनमूरिंग का जोखिम तब और अधिक होता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। ये पूरा पढ़ लिया आपने। अब इसमें निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इसमें जो है, जैसे इस जगह बात की गई है, ये पढ़िए बीच में यहाँ पे, सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी, और राजकोषीय समर्थन के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। मतलब राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति को एक साथ चलना है। अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं इसमें। निष्कर्ष, ये क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे ना तो इसमें निष्कर्ष में ये जरूर पढ़ना कि इसमें पूछा क्या गया है। ये पूछा गया है कि इसमें तर्क संगत विवेकपूर्ण निष्कर्षों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। मतलब ऐसा इसमें निष्कर्ष टाइप निकलेगा, वो ऑप्शन सही रहेगा। पहला पढ़ते हैं। केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते। एक तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ की बात आई है। दूसरा ये देखिए, इसमें ये देखिएगा कि इस लाइन में जो लिखा हुआ है, 5वीं लाइन में देखिए, सरकार को व्यय में कटौती करनी होगी और करों में वृद्धि करनी होगी। राजकोषीय समर्थन के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। यही चीज़ लिखिए। यही इसमें कह रहे हैं कि केंद्रीय बजट समर्थन के, केंद्रीय बैंक यानी केंद्रीय बैंक कौन सी नीति निकालेगी? मौद्रिक नीति। बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते, ये बात सही है। ये इस लाइन में इसका सेंस निकल के आ रहा है। अब देखना सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं। मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीति पर निर्भर है। इसमें जैसे कि इसमें बोला गया है कि लास्ट लाइन पढ़ते हैं,
जो की पॉइंट वाली लाइन होती है वो पढ़ते हैं। जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। यानी सार्वजनिक ऋण और ब्याज दरें दोनों में फ़र्क है, और इसमें मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीति पर निर्भर हैं। ये ठीक बात है, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें निर्भर हैं। ये ऊपर उसमें बोला भी गया है, तो ये भी सही मानेंगे, इसको भी सही मानेंगे, तो हम जो है ऑप्शन सी पर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है कि प्रयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पूर्व धारणाएं को हम जो देखते हैं क्या है। पूर्व धारणाएं आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इसके क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ माने जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें चीज़ पूछना क्या चाह रहा है। पूर्व धारणा का मतलब सीधी सी बात है कि आपने पहले से कोई उसके बारे में नहीं सोच रखा है कि ये किस तरीक़ा का होगा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है। उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। पैसेज में ऐसी कहीं पर भी बात नहीं कही कि कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। नीतियों को उत्तरदायी माना है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं माना है। जो मैंने कल आपको पैसेज कराया था उसका भी ये स्टेटमेंट था कि पूर्ण रूप से, तो पूर्ण रूप से वाला हमेशा गलत रहेगा। इसको एलिमिनेट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अगर कहीं बात की गई है पूरी तरीक़ा से वही जिम्मेदार है, तो ऐसा नहीं होता है, वो गलत होगी। तो पहला ऑप्शन गलत होंगे तो हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसमें पहला गलत, सी गलत। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। दो ऑप्शन में कौन कौन से बचे हैं, ये देखिए, बी और डी। पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। उच्चतर कीमतें दीर्घ अवधि सरकारी बंधनों को प्रभावित नहीं करती हैं। जैसे कि पैसेज में लिखा हुआ था, अगर हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से तो देखना एक बार उसमें इसमें जो सरकार ने मतलब बातें कही गई हैं उसमें ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बोला गया है कि जो उच्चतर कीमतें हैं वो दीर्घ अवधि के लिए सरकारी बंधपत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं, ऐसा कहीं पर नहीं बोला गया है। कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती हैं, उनका पैसेज का सेंस ये बोल रहा है, तो आप इसको गलत मानेंगे। मैं इसको गलत मान के चलूँगा, ठीक है। तो हमने इसमें दोनों ऑप्शन गलत माने हैं, पहला भी गलत माना है, ये भी गलत माना है, तो मैं इसमें ऑप्शन डी की तरफ जाऊंगा। और ये ध्यान रखना, कम से कम आपको इसमें पहला वाला तो पूरी तरीक़ा से एलिमिनेट कर ही देना है। पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें जब आप पैसेज की सेंस को समझेंगे तो दीर्घ अवधि सरकारी बंधपत्रों को प्रभावित नहीं करती हैं। दीर्घ अवधि में कोई भी चीज़ किसी को भी प्रभावित कर सकती है, तो ये भी गलत है। एक चीज़ मैं आपको पैसे से हट के बताऊँ कि ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं कि हमेशा इसका जवाब जो है पैसे से ही होता है, ऐसा नहीं है। पैसे में मतलब वो चीज़ डायरेक्ट नहीं होगी, पूर्व धारणा में कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलेगी आपको, उसका सेंस मिलेगा। पैसेज में जो शब्द लिखे होंगे वो कभी पूर्व धारणा में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, कभी भी सही नहीं होगा वो स्टेटमेंट। उसमें क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से उसका सेंस होगा, वही पूर्व धारणा सही होगी। जो चीज़ पैसेज में लिखी है उसी का सेम सेंस आ रहा होगा स्टेटमेंट में। अगर सेम आए तो ठीक है, और सेम नहीं आए तो गलत है, ठीक है। तो इस पर मैं ऑप्शन डी लगाऊंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं, तो ऐसा इसलिए कि उनकी प्रसीमाओं में एक विशाल तंत्रोपागम हैवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थीं।
इस तंत्र सिद्धांत का आधार सामाजिक, स्थानिक, सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगणन, सांख्यिकी, इष्टमीकरण का उपयोग करके गणितीय मॉडलों को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है तथा समस्याओं के निरूपण और समाधान करने का एक कला विधिक एल्गोरिथमिक तरीका है। पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिक को आयोजनों में प्रशिक्षण करना आरंभ किया था और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनाकारों को जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल, वास्तुकला में थीं। भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है। इसमें की पॉइंट याद रखना आप, ठीक है, कि जो भारत में आयोजना है वो इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है, ठीक है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में की पॉइंट क्या है, विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा गया है। इसमें जो निष्कर्ष पूछा गया है वो विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा गया है, ये देखिए और पढ़ते हैं। नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चा में विविध और अंतर विषयक उपागम अप्रोच शामिल होना चाहिए। अगर इन विवेकपूर्ण निष्कर्ष पूछा कि निष्कर्ष का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ बताना है कि क्या होना चाहिए, कैसा, किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसी चीज़ें होनी चाहिए, ये निष्कर्ष में बोलते हैं। निष्कर्ष में हम फैक्ट कभी नहीं डालते हैं, उसमें हमेशा पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसी किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्या सुधार लाए जा सकते हैं, ऐसी चीज़ में निष्कर्ष लाते हैं। तो इसमें नगर, जैसे अगर पूछ रहा है इसमें नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चा में विविध और अंतर विषयक उपागम अप्रोच शामिल होना चाहिए, ये बात सही है, तो इसको सही मानेंगे। भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि ये देखिए लास्ट लाइन में क्या बोला है, भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है। तो पश्चिम में इन्होंने पैसेज में जो पश्चिम में न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों की शिक्षा को बहुत अच्छा माना है, जिससे वहाँ आयोजन अच्छा हुआ है। इसीलिए भारत में इसकी आवश्यकता को समझा गया है कि भारत में नगर प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। ये नॉर्मल सा सेंटेंस आ रहा है, सेंस उसी का आ रहा है जो सबसे लास्ट वाली लाइन है, ये वाली। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे। जब इस स्टेटमेंट को हम सही मानेंगे एक मिनट रुकना। ठीक है। भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। नहीं, मैंने गलत पढ़ दिया। मैंने ये नगर के प्रशासकों को नहीं पढ़ा था, प्रशासकों की बात की गई है। इसमें पैसेज में प्रशासकों की कहीं पर भी बात नहीं की गई है, केवल वहाँ की आयोजन के बारे में बात की गई है, वहाँ की शिक्षा के बारे में बात की गई है, और वो पश्चिमीकरण की ज़्यादा बात की गई है, और उससे अलग डिफरेंशिएशन बताया गया है, उसको कनेक्ट नहीं किया है। प्रशासकों की कहीं पे बात नहीं की गई है, तो इसको हम गलत कर देंगे। आगे देखो, भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानिक मामला है जहां अपर्याप्त निधियों की चिरकालिक समस्या बनी रहती है। ये देखिए, यहाँ प्रबंधन की जो बात की गई है, इसमें क्षेत्रीय प्रबंधन की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। ये जो क्षेत्रीय प्रबंधन है, यहाँ पे ये नगरीय क्षेत्रीय प्रबंधन एक स्थानीय, एक मिनट इसको रेज करता हूँ, अब सही है। भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानिक मामला है। स्थानिक मामला बिल्कुल नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है।
हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। अगर ऐसा कहीं भी कीवर्ड आ जाए कि ये चीज़ अत्यंत कठिन है, संभव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, अत्यधिक कठिन है, अत्यधिक गंभीर है, तो ये हमेशा गलत रहते हैं इस टाइप के स्टेटमेंट, तो इनको गलत मानेंगे हम। ठीक है, तो इसमें जो मैं आंसर लगाऊंगा मेरे अकॉर्डिंग, इसमें जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ए होना चाहिए। ओके, क्योंकि इसकी कहीं पे नगर के प्रशासकों की कहीं चर्चा नहीं की गई थी। ओके, प्रशासकों की कहीं चर्चा नहीं की गई थी, इसमें प्रबंधन की कहीं चर्चा नहीं की गई थी, स्थानीय प्रबंधन का मामला कहीं नहीं बोला गया था, अत्यंत कठिन है ऐसा भी नहीं बोला गया था, इसलिए ये तीनों गलत होंगे और इसमें स्टेटमेंट जो है ये वाला सही होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त परिचित के आधार पर उदाहरण बनाई गई हैं। भारत को नगर व्यवसायिकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है, इसके पास आधुनिक नगर पद्धतियों का संगत ज्ञान हो। अगर पूर्व धारणा में पॉसिबिलिटीज़ दी गई हों तो वो पॉसिबिलिटीज़ ठीक होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी बात, पैसेज में क्या बोला गया है ये देखो, लास्ट वाली की लाइन पढ़ते हैं। जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल, वास्तुकला में थीं, भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है। ओके, ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उसका आयोजन पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था। जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल में, भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है। दो ऊपर की ओर पढ़ लेते हैं। आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस शहरों में से सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं तो ऐसा इसलिए कि उनकी सीमा में विशाल तंत्र उपागम वाली योजनाएं लागू की गई थीं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। भारत को नगर व्यवसायिकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिनके पास आधुनिक नगर पद्धति का संज्ञान हो। बिल्कुल ठीक है, इसी को अलग सेंस में बोला गया है कि लंदन, पेरिस में उसकी समझ थी इसीलिए उनमें हुआ, और भारत में अप्रत्यक्ष रूप से बोला है कि भारत में वो चीज़ नहीं है इसलिए उसकी आवश्यकता है, तो इसको हम सही मानेंगे। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्रोपागम सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता या समर्थ नहीं है। ऐसा कहीं पे भी स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है कि भारत में कोई चीज़ संभव नहीं है या वहाँ के सामर्थ्य नहीं है या वो सक्षम नहीं है, लेकिन उसमें एक अभाव बोला गया था कि वहाँ पे वही चीज़ नहीं पढ़ाते हैं जो चीज़ अप्लाई करते हैं। ऐसा बोला गया था कि लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस में कॉलेजों में वही जिस चीज़ की आवश्यकता है वही चीज़ पढ़ाते हैं और उनको सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं और उसके बाद वही चीज़ अप्लाई करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसमें उस भारत में सामर्थ्य तो है लेकिन थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, पश्चिम से थोड़ा सा भिन्न है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, पश्चिम जैसा होना चाहिए। तो ये सामर्थ्य की बात कह रहा है, सामर्थ्य नहीं है, ये तो बात बिल्कुल गलत है। तो इसमें भी हम एक ही तरफ जाएंगे। ओके ठीक है, अब हम इसकी आंसर की देख लेना। अब ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से भी मेरे ख्याल से यही होगा। और ठीक है, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं कंटिन्यू ये वीडियो ला सकूं। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी किया करो। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है इससे संबंधित या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने अभी नया ही स्टार्ट किया है तो मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं भी ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए जैसा भी रफली कनेक्ट कर पाता हूँ वो कर लेता हूँ। बहुत जल्दी कम समय में करना होता है। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो रही है, पता नहीं क्यों, टाइम लग जाता समझाने में। कोशिश करूँगा मैं इस बार 15 मिनट से या 10 मिनट के आसपास ही रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।